आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए एक तोहफा दिया है। अभी हाल फिलहाल ही जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने क्या किया है, यूपीपीएससी जो है उसने आरओ की भर्ती निकाली है, समीक्षा अधिकारी की भर्ती निकाली है। लंबे समय से जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी थे वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लंबे समय से कोई विज्ञापन निकाल नहीं रही थी। तो लंबे अरसे बाद एक विज्ञापन निकाला है, और ये विज्ञापन जो निकला है ये कह सकते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो पूरे मनोयोग से जुड़े हुए जो विद्यार्थी थे, जो पूरी तरह से एकदम तल्लीनता के साथ अपने लक्ष्य पे उनका ध्यान केंद्रित था, उनके लिए कह सकते हैं ये एक दिवाली ऑफर है, बहुत सुनहरा अवसर है। और इसमें जो कुछ संशय है उन सारे संशय के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो बहुत सारी जो संशय आ रही हैं, बहुत सारे जो विद्यार्थी थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसमें ओ लेवल मांगा है कि नहीं मांगा है, ओटीआर क्या है, इसकी उम्र क्या होती है, या फिर इसमें फीस कितनी है, और इसकी एग्जाम जो पैटर्न है वो क्या है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो सुनहरा अवसर मिला है आप सभी लोगों को, इसको भुना लीजिए। इसको कैसे भुनाया जाएगा ये सारी रणनीति हम सब मिल के बना लेंगे। इसमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हम लोगों को स्मार्ट वर्क के साथ साथ क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे तब भी सफल नहीं होंगे, और सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे तब भी सफल नहीं होंगे। तो हमें दोनों चीजें अपनानी है। क्या? हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है, और कोशिश करनी है कि जो ये आरओ की जो परीक्षा है उसमें सफल होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और अपने जो माता पिता हैं उनकी उम्मीदों पे आप लोग खरे उतर पाएं। इसलिए हम मिल करके हम लोग क्या करेंगे, एक कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। तो देख लेते हैं कि जो ये आरओ की जो भर्ती आई है, जो समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती आई है, इसमें जो कुल पद दिया गया है, कुल जो पद है वो 411 पद है। 411 पद में 322 जो पद हैं वो किसके हैं, वो समीक्षा अधिकारी के हैं। तो जो ओ लेवल मांगा गया है, जो कुछ विद्यार्थी परेशान है, वो ओ लेवल समीक्षा अधिकारी के लिए नहीं मांगा है, वो सिर्फ सहायक समीक्षा अधिकारी के जो कुछ पद हैं इसी के लिए ओ लेवल मांगा है। और ये जो समीक्षा अधिकारी के लिए जो समीक्षा अधिकारी का जो पद है 322, इसके लिए स्नातक होना चाहिए। कोई और डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मास्टर नहीं है, पीजी नहीं है, तब भी कोई जरूरत नहीं है, बीएड नहीं है तब भी चलेगा। सिर्फ क्या चाहिए आपको, स्नातक होना चाहिए। चाहे आप बीए हो, चाहे बीएससी हो, या फिर बीकॉम हो, आपने ग्रेजुएशन किया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जहां से आपने किया है वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय हो, संबद्ध हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ स्नातक होना चाहिए, और कोई इसके साथ योग्यता नहीं चाहिए। तो ये योग्यता जो है 322 पदों के लिए बहुत बड़ी भर्ती है, 322। और इसमें जो उम्र की जो क्राइटेरिया है, उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये जो उम्र मांगी गई है 21 से 40 वर्ष मांगी गई है। न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और अधिकतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। इसकी जो गणना की जाएगी, इसमें ओबीसी, एससी एसटी और जो कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, 45 साल उनकी उम्र है, अधिकतम आयु जो है 45 साल है। इसकी जो उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2023 तक अगर आपकी उम्र 21 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और 1 जुलाई 2023 तक आपकी उम्र 40 साल या 40 साल से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी जो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 21 से 40 वर्ष है। ये जो विज्ञापन आया इसमें जो फीस है, फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए जो फीस रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 125 रुपए रखी गई है। और जो एससी एसटी है और जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए जो फीस रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 65 रुपए रखी गई है। और जो दिव्यांग जन है, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए कहा गया है कि ये जो फीस है वो फ्री रहेगी उनके लिए। सिर्फ जो ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग है, जो 25 रुपए लगेंगे, सिर्फ वही लगेंगे। ये रहे इसकी फीस कितनी लगेगी।
अब ये जो फॉर्म भरना कहाँ से है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये यूपीपीएससी, आप वेबसाइट पे जाएंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पे, वहां से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने में जो एक समस्या आ रही है, जो अड़चन आ रही है, वहां पे एक नया शब्द आ गया है, हुआ आ गया है, एक तोप आ गया, ओटीआर। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओटीआर है क्या। उनको लग रहा है ये कौन सा तोप आ गया है, कौन सी ये हवा आ गया, जो हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ एक हवा बनाया गया, एक सामान्य सा शब्द है। क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक अवसरी पंजीकरण। हिंदी में क्या है? एक अवसरी पंजीकरण। कुछ नहीं है। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, जब भी आप फॉर्म भरते हैं, चाहे जिस पद के लिए, चाहे जिस विज्ञापन के लिए आप जब फॉर्म भरते हैं, तो जब जाते हैं उसकी वेबसाइट पे, सबसे पहले क्या होता है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करने का कॉलम आता है, तो वहां रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये भी सिंपल सा है, बस एक नया जोड़ा है, वन ओटीआर। ये क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है आपको, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है। इसके पहले क्या होता था कि आप जितनी बार विज्ञापन निकलता था, हर बार आप रजिस्ट्रेशन करते थे। वहां पे फॉर्म भरने के लिए पहले अपनी पूरी डिटेल भरते थे, उसके बाद अपनी फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगाते थे। ये पूरी प्रक्रिया है। आप लोगों के ऊपर बोझ कम पड़े, इसलिए आयोग ने क्या किया है, ओटीआर लागू कर दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया कि आप लोगों को अब बस एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। जब एक बार आप लोगों ने ओटीआर कर दिया, तो आप सभी लोगों को एक बार ओटीआर नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यहाँ से कोई भी विज्ञापन निकलता है, कोई भी भर्ती आती है, तो आप सभी लोगों को अपना ओटीआर नंबर डालना है। उसके बाद आप सभी लोगों का जो विवरण है, जो व्यक्तिगत विवरण है, वो सारे उसी में सेव रहेंगे, वो खुल के आप सभी लोगों के सामने आ जाएंगे। कुछ आपको भरना नहीं है, ना फोटो लगाना है, ना सिग्नेचर लगाना है, ना अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, ना जो अपना डाटा है, वो कुछ नहीं भरना है। सब कुछ सेव रहेगा। बस जिस पद के लिए, उस पद का चयन करना है और आगे फीस पेमेंट करनी है, और फॉर्म भर जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट का काम होगा। इसलिए आयोग ने ये ओटीआर लाया। ये तो कोनो तोप ना है, बहुत सिंपल सा ये शब्द है। क्या है? ओटीआर। सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, ईमेल देते हैं, और फिर पूरा अपना नाम पता लिखते हैं, माता पिता का नाम लिखते हैं, और उसके बाद अपना एड्रेस लिखते हैं, फोटो लगाते हैं, सिग्नेचर लगाते हैं। बस यही काम इसमें भी करना है। इसमें भी जब जाएंगे ओटीआर पे, इसकी वेबसाइट पे, वहां जो पूछेगा, वहां पे पहले अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे, वो वेरीफाई कराएंगे। जब वो वेरीफाई हो जाएगा, तो ब्लू टिक आएगा। उसके बाद नीचे आप जितने भी कॉलम है, वहां पे अपनी फोटो लगानी है, आपको फोटो लगा देंगे। फिर साइड में सिग्नेचर है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो आयोग था, वो फोटो और सिग्नेचर एक साथ लेता था, लेकिन ओटीआर में क्या किया उसने, अलग अलग, फोटो अलग है, फोटो का अलग कॉलम है, और सिग्नेचर का जो हस्ताक्षर का जो कॉलम है, वो अलग कॉलम है। तो दोनों अलग अलग ले रहा है। फोटो लगाएंगे, सिग्नेचर लगाएंगे, फिर अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, अपनी योग्यता भरेंगे, जो शैक्षणिक योग्यता है, फिर एड्रेस अपना भरेंगे, फिर आगे जाके पूरी प्रक्रिया करेंगे, तो आपको ओटीआर मिल जाएगा, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वो आप लोगों को सेव कर लेना है और हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना है। जब भी यहाँ से कोई विज्ञापन आएगा, तो उसी ओटीआर का प्रयोग करना है। बस इतना सही है, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, एक बात और विशेष ध्यान रखनी है। आयोग ने जो नोटिस निकाला है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ओटीआर करना है, ओटीआर करने के 72 घंटे बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। और ये जो ओटीआर करना था, आयोग पहले से ही बार बार कह रहा था कि पहले ओटीआर कर लीजिए, ओटीआर कर लीजिए। लेकिन हम यूपी वाले क्या हैं, हर काम को कहाँ ले जाते हैं, टाल के कल पे टालते हैं, अंतिम पे ले जाते हैं। जब विज्ञापन नहीं निकला था, कई बार इसका पेपर में विज्ञापन निकला कि आप लोग ओटीआर कर लीजिए, लेकिन विद्यार्थी माने ही नहीं, वो विज्ञापन का इंतजार करते रहे। जब विज्ञापन आया, तो फिर क्या हुआ, ये साइड पे लोड इतनी बढ़ गई कि साइड अब चल ही नहीं रही है। तो जिसको भी ये फॉर्म भरना है, उनसे निवेदन है, प्लीज, अगर आपने तैयारी की है और फॉर्म भरना है, तो पहले जाके ओटीआर कर लीजिए, क्योंकि ओटीआर में बहुत समस्या आ रही है। अगर आप रात में 12 से 2-3 बजे के बीच में अगर ओटीआर करते हैं, तब तो आपका ओटीआर हो पाएगा। दिन में बहुत मुश्किल हो रही है ओटीआर करने में। तो एक बार किसी तरह से जाग के ओटीआर कर लीजिए, तभी आपके ये फॉर्म है, जो आपका लक्ष्य है, आप प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप किस पे ध्यान देंगे, ओटीआर करने पे। ओटीआर में कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, सिर्फ आपके हाई स्कूल का रोल नंबर, कितना अंक पाया है आपने, और कहाँ से किया है, और फोटो, सिग्नेचर, कुछ सामान्य जानकारी मांग रहा है, बस। ये जो ओटीआर करने के 72 घंटे बाद आप फॉर्म भर देंगे,
लेकिन एक और विशेष बात ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भर लेंगे, ये फॉर्म जो भरेंगे इसकी हार्ड कॉपी जो है अपने पास प्रिंट करके रखनी है, भेजनी नहीं है, आयोग को नहीं भेजनी है। उसने नोटिस में साफ साफ लिखा है कि कोई भी हार्ड कॉपी डिटेल मेरे पास अभी नहीं भेजी है, जब भेजनी है जब आयोग बताएगा, अगर उसे चाहिए तो फिर आप सभी लोगों को OTR के माध्यम से जो आपने ईमेल और मोबाइल नंबर दिया उस पर वो सूचित करेगा। तो ये जो OTR में आप लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उसको संभाल के रखिएगा। आगे जो भी आपसे पत्राचार आयोग करेगा वो इसी ईमेल आईडी और इसी मोबाइल नंबर पे करेगा। तो ये है OTR, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सामान्य चीज है। अब आ जाते हैं, ये हो गए OTR। फॉर्म कैसे भरेंगे, इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसमें उम्र की सीमा क्या है, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और ये जो फॉर्म है इसकी जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 9/11/2023 है। 9 नवंबर 2023 को इसकी आखिरी डेट है। तो अंतिम डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि साइट हमेशा क्या होती है, यूपी की जो ये साइट है UPPSC की, हमेशा क्रैश होती रहती है, लास्ट में ये साइट चलती ही नहीं है। तो अभी जितना जल्दी आप फॉर्म भर लेंगे उतना आप सभी लोगों के लिए सही है। अब आ जाते हैं इसके परीक्षा पैटर्न पे। तो ये जो RO की जो भर्ती है, ऐसे जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं क्या होते हैं, उन्हें जो इंटरव्यू होता है, जो साक्षात्कार होता है, उससे डर लगता है। साक्षात्कार से उन्हें बहुत डर लगता है, वहां पे जाने पे उनके कपकपी आ जाती है। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये जो विज्ञापन है ये वरदान है, ये भर्ती वरदान है, क्योंकि इसमें जो RO की जो भर्ती है इसमें साक्षात्कार नहीं है। इसमें 2 चरणों में आपको परीक्षा देनी है, प्री और मेंस, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा देनी है। प्रारंभिक और मुख्य, ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आपने पास कर ली तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, इसमें साक्षात्कार नहीं है। ये क्लियर करिएगा कि आपको साक्षात्कार देने नहीं जाना है। तो ये जो प्री है, प्री पूरी तरह से क्या है, जो प्रारंभिक परीक्षा है पूरी तरह से क्वालिफाइंग है। ये नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। मेंस में आपकी जो कट ऑफ बनेगी मेंस की, वो किस बेस पे बनेगी, जो 400 अंकों का जो आपका मेंस होगा, 400 नंबर का जो मेंस होगा आपका, इसी मेंस पे 400 अंकों पे ही आपकी मेरिट बनेगी कि आपकी मेरिट कहाँ तक है, कट ऑफ कितनी जाती है, उसके अंदर आप आते हैं तो फिर आपका चयन हो जाएगा। तो आज हम लोग से बात करने वाले हैं वो सिर्फ किस पे कर रहे हैं, जो इसका जो परीक्षा पैटर्न है, उस परीक्षा पैटर्न में जो प्रारंभिक जो चरण है, प्रारंभिक जो परीक्षा है, तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे। कौन कौन से, एक पहला जो पेपर होगा वो क्या है, वो सामान्य अध्ययन का है। दूसरा इसमें जो पेपर होगा वो क्या है, वो हिंदी का पेपर है। कैसे पढ़ना है, कैसे रणनीति बनानी है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। तो इसका परीक्षा पैटर्न जो है, ये पहले एक पेपर आपका सामान्य अध्ययन होगा। ये जो सामान्य अध्ययन होगा इसकी अवधि कितनी होगी, आप सभी लोगों को 2 घंटा मिलेगा ये सामान्य अध्ययन का पेपर हल करने के लिए। और इस सामान्य अध्ययन में जो कुल प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 140 प्रश्न होंगे। और एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा, तो इसलिए कुल अंक जो पूर्णांक होंगे इसके कितने होंगे, 140 होंगे। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अब आयोग ने क्या कर दिया है कि अगर आप कोई एक गलत उत्तर देते हैं तो उस पर आपको दंड देता है आयोग और आपके नंबर काट लेता है। तो 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है। अगर एक गलती करेंगे तो 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे, और 3 गलती करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आए आपको वही प्रश्न करने हैं, जहां पे 2 विकल्पों में संशय हो उस पर आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जहां चारों विकल्प में संशय है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। तो ये जो सामान्य अध्ययन है इसमें 140 प्रश्न आएंगे, 140 अंक के। और ये जो हिंदी है, हिंदी करने के लिए आपको 1 घंटे मिलेगा, 1 घंटे की अवधि रहेगी। इसमें कुल 60 प्रश्न रहेंगे और ये जो प्रश्न होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। तो पूर्णांक कितने हैं, 60 नंबर के। तो प्री कुल कितने का हो गया, 140 प्लस 60 बराबर 200 अंकों का आपका क्या होगा, प्री होगा। जो प्री की जो परीक्षा होगी वो कुल कितने अंकों की होगी, 200 अंकों की होगी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर कितना पा जाए 200 में तो हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। अब तक जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो वहां मैं देखा कि जब तक जो 3, 4, 5 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी जो कट ऑफ गई है
चूंकि 2016 से पहले यूपीपीएससी में माइनस मार्किंग नहीं होता था, तो वहां पे जो कट ऑफ जाती थी वो कुछ हाई रहती थी। जैसे 2013 में जो कट ऑफ गई थी आरओ की, वो 148 के आसपास गई थी, और जो 2014 में जब गई थी एग्जाम हुआ था, तो वहां पे 142 के आसपास कट ऑफ थी। इस समय तक माइनस मार्किंग नहीं था इसमें। अब आ जाते हैं 2016 में। 2016 में जो कट ऑफ गई वो 129 के आसपास गई थी, क्योंकि तब माइनस मार्किंग शुरू हो गया था, आयोग के द्वारा शुरू कर दिया गया था। 2017 में फिर इसकी परीक्षा होती है, उसमें जो कट ऑफ जाती है वो 122 के आसपास जाती है। 2017 में जो कट ऑफ आई उसकी 122 के आसपास गई, और फिर 2021 में हाल ही में जो परीक्षा हुई उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 125 के आसपास गई थी। तो ये इसकी कट ऑफ इसी के आसपास रहती है, लेकिन इस बार जो इसकी कट ऑफ है वो इससे थोड़ी हाई रहने की उम्मीद है, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं उनके पास पढ़ने के संसाधन काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं जब से कोविड आया है, कोरोना आया। तो मुझे लगता है इस बार इसकी जो कट ऑफ होनी चाहिए वो 130 से 135 के बीच में रहनी चाहिए। 130 से 35 के बीच में इसकी कट ऑफ रहनी चाहिए। इससे कम भी कुछ हो सकती है, 27, 28 और 135, 36 भी हो सकती है। तो ये हमें टारगेट बना के रखना है, हमें कोशिश करनी है कि ये जो 200 अंकों का जो नंबर है इसमें हमें कितना लाना है, 150 प्लस लेके आए। 150 प्लस अंक लाने की पूरी कोशिश करनी होगी, तब जाके क्या होगा, 140-45 के आसपास पहुंच पाएंगे। तो पहला जो टारगेट रखिएगा आप लोग आरओ में कितने, 150 नंबर लाने की। और 150 अगर हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लेंगे, थोड़ा सा चिंतन कर लेंगे, अगर आप जाएंगे पीछे जो जितने भी पेपर हुए उनका एनालिसिस करेंगे, तो बड़े आराम से इतना लाया जा सकता है। क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला 1 घंटे वाला जो पार्ट है, जो हिंदी का जो भाग है, ये पूरी तरह से स्कोरिंग है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस पर, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, तो इसमें आप 60 में 60 भी पा सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे और थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आप 60 में 60 पा जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग करता है, स्कोरिंग पैटर्न है, वो क्या है, ये जो हिंदी वाला जो भाग है, ये हमेशा स्कोरिंग वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहले अब कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें रणनीति क्या बनानी है, क्या पढ़ना है कि हमारा जो कट ऑफ है वो 150 के आसपास हमारा आ जाए, 200 में से 150 के आसपास हम रहें, ताकि जब हम परीक्षा हाल से निकलें तो हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास रहे कि अब हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं, हमारा प्री क्लियर है, क्लियर हो जाएगा, इस पे नहीं क्लियर है। तब इसके लिए हमें क्या करना होगा, 150 का टारगेट लेके चलना है, उसी के आसपास रहना है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को करना क्या है कि अब तक जितने पुराने पेपर हैं, अब तक जो प्रश्न पत्र हुए हैं, एक बार किसी भी पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, जो बुक आती है, वो ले लीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए। मैंने कुछ एनालिसिस किया है 2013 के बाद से जो भी पेपर हुए हैं, मैंने उनका एनालिसिस किया, तो मैंने पाया इसमें जो प्रश्न आ रहे थे वो कहाँ कहाँ से आ रहे थे। जब मैंने ये जो 5 सालों का जो पेपर हुआ, मैंने इनको उठाया, वहाँ एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि इसमें से जो ये सामान्य अध्ययन है, इसमें कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे। मैंने देखा कि जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम है, यहाँ से कुल 25 से 30 प्रश्न आए, किसी में 35 तक पहुंच गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है वो किसकी रही है, वो करंट अफेयर्स की रही है। और ये करंट अफेयर्स इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो नीचे के जो घटनाक्रम है आपके, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, प्राकृतिक संसाधन, नागरिकता या फिर सामान्य विज्ञान, ये सब क्या है, इसी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो इतिहास के हों, चाहे संविधान के हों, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हों, वो किससे जुड़े होते हैं, वो समसामयिक घटनाक्रम से जुड़े होते हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब कभी आप लोग समसामयिक जो घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ उससे जुड़ी जितने भी घटनाक्रम हैं उन पे भी अपनी नजर गड़ाए रखिएगा। जैसे अभी मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछ दूं कि जो ये एक गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया, कैसे पढ़ना है, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, कैसे आप लोग पढ़ेंगे। एक गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है, गुजरात घोषणा पत्र,
ये करंट का प्रश्न है। अभी करंट में पूछ दे कि गुजरात घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, तो आप लोग क्या बताएंगे? सामान्य सी बात है, गुजरात घोषणा पत्र है तो गुजरात सरकार द्वारा जारी किया गया होगा। और गुजरात सरकार के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। तो भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा ये घोषणा पत्र जारी किया गया होगा। लेकिन नहीं, ये जो गुजरात घोषणा पत्र है ये क्या हुआ है? गुजरात सरकार द्वारा नहीं जारी किया गया है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? WHO द्वारा जारी किया है। किसके द्वारा? WHO द्वारा ये जारी किया गया है। क्या? गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया, ये भी करंट में पूछ दे कि ये घोषणा पत्र क्यों जारी किया गया। तो जो गुजरात सरकार है वो जो पारंपरिक जो चिकित्सा है उस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है, इसलिए WHO ने उसको पुरस्कृत करने के लिए गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है। तो ये हो गए करंट के प्रश्न। लेकिन अब यहीं से इतिहास के प्रश्न कैसे बनेंगे, ये जोड़ के आप सभी लोगों को पढ़ना है। अभी जिक्र आया WHO, जाएंगे एग्जाम देने, वहां पूछ दिया विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्या हुआ, ये तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बना सकता है यहीं से, कह सकता है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है या फिर WHO है उसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्या है? ये करंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इतिहास का प्रश्न हो गया कि जो WHO है उसकी स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो ये इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि जो WHO है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। आखिर ये तो अभी करंट का मामला है, WHO अभी चर्चा में है, तो यहाँ से तो कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ कि जब भी आप करंट पढ़िए तो उससे जो रिलेटेड है, जितने भी कंटेंट है उनको जोड़ के पढ़िए, उन सब पे अपनी बारीकी नजर कड़ाए रखिए। पूछ दिया कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। ऐसे ही पूछ सकता है जनेवा कहाँ पे स्थित है? जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं आयोग में हमेशा, जब कोई भी परीक्षा देने जाते हैं वहां पे इसी तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। कहीं से उड़ के हवा से प्रश्न नहीं लाए जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पारंपरिक होते हैं, जो पूछे जाते हैं इतिहास से या फिर भूगोल से। एक और ले लीजिए, मालिनी राजुरकर। ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। मालिनी राजुरकर, अभी मालिनी राजुरकर चर्चा में, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो पूछ देगा कि मालिनी राजुरकर का संबंध किससे है। ये करंट का प्रश्न हो जाएगा, इनका संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से है। दूसरा यहीं से जो करंट से प्रश्न पूछ सकता है कि मालिनी राजुरकर का संबंध किस घराने से है। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? ग्वालियर घराने से है। लेकिन वही एक पीछे जा करके इन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ सकता है कि शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना घराना कौन सा है। शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना घराना कौन सा है? वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा है? ग्वालियर घराना है। तो यहीं से तो प्रश्न उठाया, जो करंट में चर्चा में है वहीं से पीछे जाके प्रश्न उठाया। तो यहीं से प्रश्न, इसी तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं, इसी तरह से बनते हैं। तो मैंने देखा कि समसामयिकी से कुल 25 से 30, यानी कि अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसमें 50 से 55 प्रश्न आप बना सकते हैं इन सारी चीजों को मिला के। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो करंट अफेयर्स है। इसमें 50 से 55 प्रश्न ये सारे अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएंगे। बाकी कुछ प्रश्न अलग से आप सभी लोगों को पढ़ने होंगे। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, 20 से 22 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार जो ये राष्ट्रीय आंदोलन है ये और महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि जो भारत सरकार है वो क्या, आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। तो आजादी के लिए जो संघर्ष हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जो क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई हैं, उनको फिर से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो वो सारे जो प्रमुख तिथियां हैं वो फिर से महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो जब भी आप पढ़िएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन को, आजादी के अमृत महोत्सव को केंद्र में रख के पढ़िएगा, तो यहाँ से ज्यादा आपके प्रश्न बनने की संभावना है। जब आ जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इसमें से भी क्या है 10 से 12 प्रश्न बन रहे थे। अभी जैसे संसद बनाया तो संसद से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, इससे 15 से 17 प्रश्न बन रहे थे जब मैंने देखा। पर्यावरण, जनसंख्या एवं नगरीकरण से 12 से 14 प्रश्न बन रहे थे। सामान्य विज्ञान से 10 से 12 प्रश्न बन रहे थे। उत्तर प्रदेश विशेष से 13 से 15 के आसपास प्रश्न बन रहे थे। तो उत्तर प्रदेश जो विशेष है ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है जो
अभी हाल फिलहाल जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं जारी की गई हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे प्रश्न बन सकता है, या फिर एक जनपद एक उत्पाद एक जिला एक उत्पादन वाले जो बहुत सारे जो कार्यक्रम चलाए गए थे वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंत में आता है सामान्य बौद्धिक क्षमता। इस सामान्य बौद्धिक क्षमता अंत में 10 से 12 प्रश्न हर प्रश्न पत्र में मिल रहे थे। कुछ 5 से 6 रीजनिंग के और 4 से 5 इसी तरह से मैथ्स के प्रश्न आ रहे थे। सामान्य गणित थी, सामान्य मैथ थे, मतलब बहुत जनरल मैथ था। तो इस पे ज़्यादा परेशान होने की, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे 10 से 12 कर ले जाएंगे। अगर इसे रणनीति के तहत पढ़ेंगे तो आप बड़े आराम से ये जो पहला जो पार्ट है 140 नंबर वाला जो सामान्य अध्ययन का है, 2 घंटे वाला है, इसमें आप बड़े आराम से 90 प्लस नंबर पा जाएंगे। ये 90 प्लस ऐसे नहीं, 90 प्लस हवा में नहीं आएंगे। सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो लगभग 60 से 70 तो पाई जाएंगे। 60 से 70 जो एवरेज विद्यार्थी हैं वो भी पाए जाएंगे, पा जाएंगे, आराम से पा जाएंगे एवरेज जो पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको 90 के आसपास जाना है, 90 प्लस जाना है, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है, स्मार्ट वर्क करना है और हार्ड वर्क करना है। अगर थोड़ा सा आपने हार्ड वर्क पढ़ने का तरीका चेंज कर लिया, हार्ड वर्क कर लिया, तो फिर आप 90 प्लस बड़े आराम से पा सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है 150 आप आराम से कवर कर लेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए जो रणनीति है, सबसे पहले जब आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो क्या करिएगा, उसके सारे जितने भी उससे जुड़े संबंधित जो घटनाक्रम है उन पे अपनी नजर गड़ाए रखिएगा। तो इसमें 90 प्लस आप आराम से पा जाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरा जो है हिंदी, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस प्री का, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ा सा स्मार्टनेस लाएंगे अपने अंदर, तो इसमें आराम से आप 60 में 60 पा जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप जैसे परंपरागत ढंग से पढ़ते आ रहे हैं उस ढंग से ना पढ़ के थोड़ी सी अगर स्मार्टनेस करेंगे तो इसमें आप 60 में 60 पा जाएंगे। अगर इसमें आप 60 में 60 पा गए, 60 नहीं भी पाए, 58-59 पाए, तब भी आपके 90 9 6 15 लगभग 150 से प्लस प्रश्न हो जाएंगे। अगर और थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो इससे ज्यादा नंबर पा सकते हैं आप। तो इतना बड़ा तोप नहीं है ये जो विज्ञापन निकला है, बस आपको अपनी क्षमता को पहचाननी है और उस पर काम करना शुरू कर देना है अभी से। तो ये हिंदी है, ये और आसान है क्योंकि इसमें जो विलोम है, इसमें जो 6 पार्ट दिए गए हैं, विलोम, वाक्य एवं अर्थनीय शुद्धियां, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द और तत्सम तद्भव, विशेष्य विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये 6 भाग हैं। 6 में से क्या होगा, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ की तरह नहीं है, यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं था कि समसामयिक घटनाक्रम से 30 ही प्रश्न पूछे जाएंगे या 25 या 50 पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ फिक्स है। यहाँ विलोम से क्या पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य एवं अर्थनीय शुद्धि से 10 प्रश्न आएंगे, एक शब्द से 10 प्रश्न आएंगे और तत्सम तद्भव से 10 प्रश्न आएंगे, विशेष विशेषण से भी 10 आएंगे और पर्यायवाची से भी क्या होंगे, 10 शब्द आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे आपको स्कोर करने का सबसे सुनहरा अवसर है। तो इन दोनों पार्ट को जब आप मिला के पढ़ेंगे, ध्यान से जब पढ़ेंगे, तो क्या पाएंगे, आपका जो स्कोर है 150 प्लस बड़े आराम से हो जाएगा। तो हम लोग जो यात्रा शुरू की है उसमें सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। तो सामान्य हिंदी में हम लोग तद्भव तत्सम देख रहे थे, तत्सम और तद्भव देख रहे थे। ये लगभग बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से कैसे हम लोग तत्सम तद्भव को पहचान सकते हैं, कुछ नियम है, उन नियमों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कुछ और अभ्यास प्रश्न बचे हुए, उनका हम लोग अभ्यास कर लेंगे, आगे करते रहेंगे धीरे धीरे। अब मैंने सोचा है कि ये जो 6 पार्ट हैं इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए और आप लोगों से स्मार्ट वर्क करवा लिया जाए, ताकि आप सभी लोगों के 60 में 60 प्रश्न बन जाएं। बस आप लोगों को करना क्या है, बस साथ साथ अभ्यास करना है, परिश्रम करना है। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां से निकलेंगे, तो आपके 60 में 60 सही रहेंगे। इसके लिए बस इतना ही करना है कि साथ जुड़े रह करके क्या करना है, निरंतर अभ्यास करना है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके 60 में 60 लाने की प्रतिशतता बढ़ती चली जाएगी। ये जो पार्ट है इनको रटना कुछ नहीं है। जब मैं सामान्य हिंदी शुरू किया था तभी मैं आप सभी लोगों को बताया था कि ये जो सामान्य हिंदी है, जो एक धारणा है कि नहीं, इसको हम रटेंगे ही तभी ये हमारी समझ में आएगा। नहीं, उस धारणा को हम लोग खत्म करने वाले हैं, मोड़ने वाले हैं। सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, समझ के पढ़ेंगे। इन सबको सिर्फ हम लोग समझ के पढ़ेंगे, समझेंगे, रटेंगे कुछ नहीं, सिर्फ समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे और अभ्यास करते हुए चलेंगे, तो फिर आराम से हमारे नंबर आ जाएंगे। तो इन सबको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी क्या है, निरंतर
अभ्यास करने की। अभ्यास भी मैं कराऊंगा। मैंने सोचा है कि ये जितने भी टॉपिक हैं, 6 टॉपिक, इसमें से एक टॉपिक लगभग हो चुका है, बाकी जो 5 टॉपिक है वो क्रमवार कराते चलूंगा और जैसे जैसे होते चलेगा सोचा हूँ हर रविवार, इस रविवार को तो नहीं, कल जो रविवार है 15 तारीख, इस रविवार को तो नहीं, 21 रविवार से 21 तारीख से प्रत्येक रविवार को मैं सोचा हूँ कि एक प्रश्न पत्र बनाऊंगा और वो प्रश्न पत्र आप सभी लोगों को दूंगा और वो आप सभी लोग हल करिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको परखिएगा, जांचिएगा कि आप लोग की जो तैयारी है वो किस दिशा में चल रही है। तो प्रारंभ में जो शुरुआत में वो मैंने जो प्रश्न पत्र बनाने का निर्णय लिया है, अभी तो शुरुआत में सिर्फ हिंदी के जो 60 प्रश्न है, इन 60 प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कराने के निर्णय लिया है। आगे चल के अगर समय मिलता है, अभी समय अभाव है, आगे समय मिलता है तो मैं ये जो 140 वाले जो प्रश्न है इस पे भी आप सभी लोगों का अभ्यास कराऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अगले संडे से, अगले रविवार से मैं 60 प्रश्न आप सभी लोगों को दूंगा और यहाँ से आप सभी लोग ये 60 प्रश्न हल करिए। कुछ समय बाद मैं इसका उत्तर आप सभी लोगों को भेजूंगा और आप सभी लोग उससे मिलान करिए कितना आप सभी लोगों का सही हो रहा है और कहाँ गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है। जो गलती हो रहे हैं उनको हम लोग फिर से अगली वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे और क्यों गलती हो रहा है उसका निराकरण हम लोग कर लेंगे। तो ये जो है, जो प्रश्न है आपको मिलेंगे, 60 नंबर के जो प्रश्न मिलेंगे, ये पूरी तरह से जो आरओ की जो हिंदी का जो दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसी पे बेस्ड होंगे। जैसे वहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्न मिलेंगे, उसी तरह का प्रश्न बनाऊंगा। ये जो अभ्यास है आप लोगों को कहाँ मिलेगा, ये अभ्यास करने के लिए अगर मैं यहाँ अभ्यास कराता हूँ, क्योंकि अभी ये जो बोर्ड है ये छोटा है और यहाँ अभ्यास कराने का मतलब है आप सभी लोगों का बहुत समय जाया करना। तो मेरा मकसद आप सभी लोगों को बरगलाना नहीं है, आप सभी लोगों का समय जाया करना नहीं है। मेरा मकसद क्या है, आप सभी लोगों को 60 में 60 नंबर दिलाना है यहाँ से। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे ये जो क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल है दोनों पे शेयर कर दूंगा। उन दोनों जगह से आप लोग जुड़ करके ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जुड़ने के लिए मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जा करके आप लोग सीधे जुड़ जाइएगा। और अगले रविवार से प्रत्येक रविवार को हम लोग हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक परीक्षा हो तब तक इतनी तैयारी हो जाए कि अगर किसी भी तरह का जो प्रश्न आए तो संशय ना हो, उसमें मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगे कि ये इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते ही हमें उत्तर पता हो। ये हमारी और आपकी कोशिश होगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही, आज बस